एक और बात बताओ सर, डैट जब अतुल सर का एक इंटरव्यू आया था VSI का, जब वो AIR बनाया था कि उन्होंने बोला था 12 से इजी है, बहुत क्रिटिसिज्म मिला था बच्चों से, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आई थिंक पता नहीं 9-10 लाख व्यूज़ है उस वाली वीडियो पे। बट उनका क्या माइंडसेट था उस टाइम उस बोलने से पहले? तो मैं बताता हूँ ना, देखो मैंने कोस्टिंग की क्लास करी थी एक जगह से, है ना, CA फाइनल में, नाम नहीं लूँगा, मुंबई के फैकल्टी थे, मैंने ऑफलाइन जाके कोचिंग दिया। वो चार्ज करते थे 27,000 रुपीज़ फॉर सिंगल सब्जेक्ट, और कोस्टिंग समझो आप, है ना, 27,000, और हम रैंक करते तो हमको थोड़ा डिस्काउंट मिल गया 20-25%, तो हमें 22,000 देने पड़े। चलो अब आपके नोट्स पर आते हैं। इन नोट्स का क्या राज है? बिकॉज आई हैव टेकन अजय सर से भी मैं पढ़ा, अतुल सर से पढ़ा, और आपके मैराथन एंड ऑल देखे, सबका जो नोट्स का वो जो लेवल है ना, वो एक तरह से एक सेम है कि मतलब एक चैप्टर का जो बिल्कुल कोर है वो आप लोगों ने दिया है कि 50 पेजों का चैप्टर 10 पेजों में दिया हुआ है। तो क्या कोई गाइडलाइन सेट कर गई कि ऐसे नोट बनाने? यार ऐसा करना है, बाहर में जाए जनता जो मर्जी करे, 15 दिन में ऑल इंडिया रैंक लिया है। तो यार अब होता क्या, अब इंटरव्यू भी जब मैं देने गया था तब मेरा सर्विस ज्वाइन करने का कुछ प्लान नहीं था। मेरा ये था कि यार UPSC इंटरव्यू ले रहा है यार, ये बोर्ड वाला नया एक्सपीरियंस होगा, तो मैंने कहा करके आते हैं, ये ईजी होती है, तो ये चीज़ें बता दी। तो अब सामने आ रहा है ना कि भाई ईजी क्यों है, है ना, तो उन्होंने बता दी, प्रूफ करके दिखाया, प्रूफ बता दिया उन्होंने, है ना। तो ये चीज़ है, तो अगर आप सही स्ट्रेटजी से जा रहे हो तो फिर कोई चीज़ मतलब डिफिकल्ट है ही नहीं ना। और उसके बाद जो एज अ पर्सन अगर मैं बोलूँगा ना, तो अतुल और अजय दोनों बहुत मेहनती है ना। मैं तो बोलूँगा कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना, तो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, मतलब अनकम्पेरेबल है। अरे मैराथन का क्या सीन रहता है? आप लोग जब एग्जाम्स होते हैं 9-10 घंटे की, क्या माहौल रहता है उधर आप लोग? यार क्या होता है कि अभी जैसे मैं फर्स्ट टाइम, मैं बताता हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं मैराथन ले रहा था ना, मई के लिए, तो मेरे को कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया, सर आप तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप तो लोगों को मैराथन दिखा रहे हो सर, तो मैराथन से कोई पास हुआ है क्या? हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड बाय नमन में, जहां मिलेंगे हम एक ऐसे शख्स से जो है काबिल हर नज़र में। प्लीज़ वेलकम CA सुरेंद्र मित्तल सर। एंड ये एक नाम है जो सब पे भारी, रैंक 5th और 15th लाके CA की दुनिया में इन्होंने छोड़ी है छाप भारी। ऑल्सो नॉट ओनली दिस, he has secured all India rank 1 in UPSC Indian Cost Account Service exam. Also he had an immense corporate experience. He has worked with Deloitte, Vedanta and Citibank. Also he is now a full-time teacher and is one of the most renowned indirect tax faculty for CA final students. Thank you Naman for this kind words and also inviting to your podcast. Thank you sir, thank you. Okay, let's begin. My first question to is, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई एंड आपने कहाँ से स्टार्ट किया सब कुछ, कैसे CA का दिमाग में आया? I want to know each and everything. यार मतलब मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान के एक हनुमानगढ़ ज़िला है, तो उसके एक छोटे से तहसील है पीलीभंगा से। तो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई चल रही थी 10th-12th तक, और मेरे पेरेंट्स भी इतने मतलब ऐसा पढ़े लिखे नहीं, और पहले से ऐसा कोई फैमिली में कोई बड़ा बैकग्राउंड है नहीं। तो हमें ऑप्शंस दिखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब भाई ने इंजीनियरिंग करी हुई थी, तो भाई ने इंजीनियरिंग कर ली, भाई बोला कि ठीक है मैंने इंजीनियरिंग कर ली। अब मैंने बोला कि चलो मैं कॉमर्स के लिए जाता हूँ। अब क्या होता था हमारे उधर कि अगर कोई अच्छा कर रहा है, मतलब 10th मैंने अच्छा कर दिया, तो सब बोलते थे कि भाई साइंस ले लो, साइंस ले लो। तो मैंने कहा चलो साइंस तो नहीं करनी, कॉमर्स करनी है। अब कॉमर्स में आए तो कॉमर्स में क्या चीज़ दिख रही थी? कॉमर्स में दिख रही थी ये CA। तो अपन ने CA वाला पंगा ले लिया। अब क्या था, 12th तक थी हिंदी मीडियम। अब आगे ये भी लग रहा था कि यार आगे फिर अगर हाई स्टडीज़ करनी है तो आजकल पता है कि इंग्लिश का बहुत वो है, तो चलो वो भी पंगा ले लिया। तो फिर अपन ने घर पे बैठे बैठे ही CPT करी वहाँ पे ही, तो अपने खुद ब खुद CPT करी। उसके बाद फिर CPT हो गया तो फिर थोड़ा ठीक है कॉन्फिडेंस आया कि चलो करते हैं। अब एक बार घुस गए, फिर आया जयपुर, तो जयपुर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, VSI ज्वाइन किया, और मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट करी। और तब ऐसा लगता था कि यार मतलब ग्रुप पास करना है ना, एक ग्रुप तो यस ओके। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार एक ग्रुप पास करना है ना, मतलब अपन तो वहाँ से आए थे, अपने को क्या पता था कि यार मतलब ऐसे होता है। तो अपन ने एक ग्रुप पास करना है, ऐसा करना है। फिर अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे जब कोचिंग में, तो देखते थे कि यहीं से मतलब लड़के जो है रैंक लेके आ रहे हैं। तब भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अपना आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अपना फिर हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड था, अब इंग्लिश मीडियम में अपन ने पंगा ले लिया था, तो करे क्या। तो फिर पढ़ाई करते थे बस फोकस से, मतलब और कुछ नहीं, जो एक सिस्टम था वो सिस्टम फॉलो करके पढ़ाई करते थे। फिर अपना इंटरमीडिएट निकल गया, वो रैंक के साथ निकल गया। उसके बाद फिर मुंबई चला गया। हालांकि मैं आर्टिकलशिप के लिए ढूंढ रहा था कि कहाँ जाएँ, है ना, दिल्ली जाएँ, मुंबई जाएँ। तो ऑफर्स दिल्ली डिलॉयट से भी थे, दिल्ली PwC से भी थे, मुंबई PwC से भी थे, मुंबई डिलॉयट से भी थे, और भी कई ऑफर थे। तो फिर मैंने कहा यार आर्टिकलशिप अब क्या है, दिल्ली गुड़गांव तो क्या अपना ही एरिया है, तो समझ में आता है। मैंने कहा कुछ एक नया पंगा लेते हैं, तो कोई बड़े शहर चलते हैं जो अपन जानते नहीं जिसको। तो मुंबई चला गया। अब मुंबई में कोई नहीं था, ठीक है, अब अकेले निकल गए। ऐसा नहीं घर वाले भी छोड़ के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, खुद ही निकल गए। और वहाँ पे जाके मुंबई जाके उतरे, और फिर वहाँ पे
स्टार्ट किया कि हाँ आरवीजी चाहिए, आरवीजी हॉस्टल में RVG रुका का था नाम मैं, सुना मैंने। ठीक है। तो मुंबई में जब ज्वाइन किया डिलॉयट, तो फिर वहाँ पे आर्टिकलशिप करनी थी, तो रहने के लिए जगह तो चाहिए थी। तो स्टार्टिंग में तो जो 10-15 दिन आरवीजी नहीं मिला, मैं सितंबर में पहुँचा, सितंबर स्टार्टिंग में, और अक्टूबर से आरवीजी मिलना था। तो 20 दिन के लिए तो भाई मतलब इट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस, मतलब बहुत मुश्किल था, क्योंकि अपना आरवीजी का कोई क्राइटेरिया भी होता है ना, वो कौन से बच्चों को लेता है? आरवीजी में क्या होता है कि या तो आप मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है, और या फिर आपको डोनर सीट्स होने चाहिए, जो डोनर्स होते हैं उनसे आप रिकमेंडेशंस लेके आओगे। Okay. तो वो चीज़ होता है, और इंटरव्यू वगैरह होता है। तो वो प्रोसेस होना था 1 अक्टूबर तक, मतलब मिलना था अगर मिलता तो, बट चांसेस थे कि मिल जाएगा, क्योंकि मेरिट के बेसिस पे मिल जाना था। बट 20 दिन रहना बहुत मुश्किल था। वो 20 डेज मैंने मेरे हिसाब से मैं डॉर्मेट्री में रहा हूँ, ठीक है, तो वो सब भी रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आरवीजी का सफ़र शुरू हुआ, आर्टिकलशिप करी, मज़े से आर्टिकलशिप करी, डिलॉयट में अच्छे से काम भी किया और मज़े भी किए, और अपना आरवीजी वाला एक्सपीरियंस भी यूज़ किया। कॉलेज तो है नहीं भाई, वही इंस्टीट्यूशन है जो आरवीजी में रह रहे हैं, तो अपन ने वहाँ भी खूब आरवीजी में बहुत ज़्यादा सीए स्टूडेंट्स ही है एक्चुअली, सारे सीए स्टूडेंट्स हैं। और ऊपर से क्या है कि उस टाइम 700 की स्ट्रेंथ थी, तो 700 की स्ट्रेंथ में आप मान लो कि अगर हॉस्टल में 500 बच्चे भी रह रहे हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप मतलब हर किसी को जानते ही नहीं हो, आप तो अपने मतलब 15-20 लोगों के ग्रुप को जानते होगे, और 2-4 लोगों से आप क्लोज हो गए। कितने लोगों को जानोगे? आज भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, भाई आरवीजी में था मैं भी, तो याद ही नहीं है ना कि मतलब कौन कौन थे आरवीजी में, तो ये समस्या आती है। तो फिर आर्टिकलशिप हो गई, और फिर कोविड आ गया था बीच में, फिर घर पे आ गए। 1 साल की आर्टिकलशिप बची थी, तो घर से वर्क फ्रॉम होम किया आर्टिकलशिप में, और फिर स्टडीज़ करी। और स्टडीज़ करने के बाद अब जब हमें पढ़ना होता था, तो मैं यहाँ पे जयपुर में ना उदय हॉस्टल है, ठीक है, तो जयपुर का उदय हॉस्टल है, वहाँ पे जाता। मैं इंटरमीडिएट की मैंने जब पढ़ाई करी थी, तब भी मैं जाके रहा उदय हॉस्टल में, और जब हमें फाइनल की स्टडीज़ करनी थी, तब भी मैं जाके रहा उदय हॉस्टल में, क्योंकि वो अपना एक मतलब सेकंड होम की तरह है, कि अपने को अगर पढ़ाई करनी है तो वहाँ पे बेस्ट एनवायरनमेंट मिल जाता था। तो अपन ने वहाँ पे जाके पढ़ाई करी, फाइनल की भी पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद फाइनल में भी अच्छे मार्क्स स्कोर हो गए और रैंक आ गया। तो वो भी एक्सपेक्टेड, ऐसा मतलब कभी एक्सपेक्टेशन रखा नहीं कि यार रैंक लाना है, कुछ लाना ना, मतलब अपने तरीके से। मैंने तो सुना लाइक बिना टारगेट करे रैंक कैसे आ जाती है? नहीं भाई, मतलब सही में मैं बताता हूँ, इंटरमीडिएट में मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि रैंक आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं था, सोच ही नहीं सकते थे कि भाई रैंक आती है। और फाइनल में भी मतलब ऐसा था कि यार अपन ने खूब मजे कर लिए आर्टिकलशिप में। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन ने 3 साल सिर्फ पढ़ाई करी, अपन ने तो खूब मजे करे आर्टिकलशिप में। डिलॉयट में आर्टिकलशिप करी तो खूब टाइम, रात को 6-6 बजे भी आते थे, मतलब कभी कभी इतना काम भी होता था। तो पढ़ाई तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करी, तो अपने को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो अपन तो सिर्फ अपना जो काम करते हैं ना कि भाई ऐसे रिवीजन करना है, ये कंटेंट पढ़ना है, तो अपन ने उस पर फोकस रखा, अपन ने काम किया, अब बाकी भगवान जाने। तो फिर उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट से पहले भी ना डर रहता है ना, कि चाहे आपके कितने अच्छे एग्जाम हो, 400 आ जाए। मेरे को डर ये रहता था कि भाई ठीक है बाकी सब्जेक्ट अच्छे हुए, पर किसी एक सब्जेक्ट में यार मार्क्स 40 से कम नहीं आ जाए, पूरा ग्रुप देना पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो ऐसा रहता था, तो वो मेरे को डर लग रहा था कॉस्टिंग में, बट कॉस्टिंग में 70 मार्क्स है। तो मैंने कहा यार ये भी पता है फाइनल में ऐसा बहुत होता है, जिसमें अपन सोचते हैं ना 40 भी नहीं आ रहे, उसमें तो बहुत अच्छा स्कोर होगा एक्चुअली। मतलब ना, तो मेरे को एक सब्जेक्ट से हम दोस्त लोग बात भी करते तो ऐसा लगता था कि यार कहीं एक में ना उलझ जाए ना किसी एक सब्जेक्ट में। तो वो डर तो रहता है, आज भी रहता है ना, कि वैसा वाला। तो उस डर से पार हो गए, और मतलब सीए क्लियर हो गई, ये सफ़र रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स ज्वाइन किए, कॉर्पोरेट ज्वाइन। फिर आपने कहाँ ज्वाइन किया? फिर मैंने ज्वाइन किया हिंदुस्तान जिंक में, वेदांता की कंपनी हिंदुस्तान जिंक। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे भीलवाड़ा में था मैं। तो यहाँ पे प्लांट लोकेशन, हाँ प्लांट लोकेशन था, अच्छा काम था। मतलब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट एनालिसिस वगैरह करना होता था, है ना, कॉस्टिंग से रिलेटेड कि आप कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो। दैट वाज गुड एक्सपीरियंस, है ना। तो मैंने 8 to 9 मंथ्स यहाँ पे किया था। फिर अपन को क्या आदत पड़ी हुई थी हिंदुस्तान जो अपने डिलॉयट वगैरह में ना 5 days वीक की, है ना। हाँ 6 days वीक था यार, ऊपर से स्कूल टाइमिंग था यार, सुबह 8 बजे उठ के जाना तो वो अपने को जम नहीं रहा था यार। तो फिर और ऊपर से ठीक है, मैंने कहा अभी मतलब मेरा ये रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा तो चलो आगे, मतलब अगर यहाँ मज़ा नहीं आ रहा चलो आगे बढ़ो, है ना। तो अपने कहा चलो आगे। तो फिर अपन ने सिटी बैंक ज्वाइन कर लिया। सिटी बैंक के लिए फिर वापस मुंबई जाना था, और मुंबई में यार दोस्त थे, मैंने कहा चलो बढ़िया। तो अपन ने देखा ही नहीं, अपन ने सिटी बैंक चले गए, और सिटी बैंक में अच्छा अपन ने 3-4 महीने किए। फिर एकदम से हो गया कि हाँ आप करेंगे टीचिंग, क्योंकि अतुल भाई ने बोला, और फिर अपन ने बोला कि चलो टीचिंग। आप पहले से जानते थे क्या उनको? यार बीएसआई में था तो थोड़ा बहुत ऐसा जानते थे एक दूसरे को। ऊपर से फिर फाइनल में हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह दी थी, है ना, उस टाइम ये मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते थे। उस टाइम क्लासेस तो आई नहीं थी, मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते, तो मॉक टेस्ट अपन ने लिए थे। तो उस टाइम रेगुलरली बातचीत होती थी, वो सब होती थी, नोट्स वगैरह भी इनके यूज़ करते थे। तो वो सब
केसेस में जानते थे, तो फिर अतुल भाई ने बोला, तो फिर मैंने कहा चलो अपन करते हैं ट्राई। तो अपन ने किया और फिर अच्छा लगा, मैंने कहा चलो फिर अब टीचिंग में ही करेंगे अपन। जो आपकी दोनों लेवल्स पर रैंक आई, उसके लिए आपने कुछ स्पेशल एफर्ट्स किए थे? आपने कितने नंबर ऑफ रिविजन्स किए थे बेसिकली आपके? यार तेरे को स्पेशल एफर्ट्स की बात बताऊँ, स्पेशल एफर्ट कुछ नहीं किए। मतलब अपन ने सिंपल रखा, मतलब लाइफ में बहुत शॉर्ट रहे हैं अपन, है ना, कि ऐसा कुछ नहीं है कि अपन बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपन ने मेहनत करी है, बट अपन तरीके से मेहनत करिए, सारे काम करते हैं, एक पैटर्न बना के। ऐसा नहीं कि बस पढ़ी रहे, ऐसा नहीं कि मतलब अपन ऐसे मतलब गधे वाली मेहनत नहीं करी अपन ने, ना मजदूरी नहीं करी, गधे वाली मेहनत भी करी है, बट उसके साथ साथ फिर अपन ने वो दिमाग भी लगाया कि अपने को इस पैटर्न में करना है ना, ताकि अपने को रिजल्ट भी मिले। तो अपन ने क्या किया, इंटरमीडिएट में जो था कि तब तो रैंक का एक्सपेक्टेशन कुछ था ही नहीं, चलो इंटरमीडिएट में रैंक आ गई तो फाइनल में लगने लग गया कि हाँ हो सकता आ जाए ना, पर इंटरमीडिएट में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो अपन ने सिंपल रखा कि भाई पहले सिलेबस पूरा किया, 4-5 महीने में BSA वाले 5 महीने में सिलेबस करवा देते थे, किया सिलेबस पूरा किया, 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिलेबस जब करते थे साथ साथ में 8-9 घंटे की क्लास होती थी लगातार, BSA वाले तो लगातार पूरा दिन, सुबह चलो और फिर शाम को पहुंचो, तो एक करके और फिर जब हॉस्टल में जाके फिर पढ़ाई करते थे 3-4 घंटे, जो भी रिवीजन हो जाए वो करके। और उसके बाद फिर अपन ये हो गया कि सिलेबस हो गया, अपने को ये लगने लग गया कि सिलेबस हो गया। उसके बाद फिर 3 रिवीजन किए, है ना, साथ साथ में मॉक टेस्ट दिए। अब क्या करते हैं बच्चे, डरते हैं कि सर मॉक टेस्ट नहीं देंगे, उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा अगर नंबर कम आ गए। ये आज भी है। पर भाई बात ये है कि आप क्या फाइनल में भी नंबर, मतलब जो आपका एग्जाम होगा ICAI का, उसमें नंबर कम लाने हैं क्या? वो तो नहीं लाने, अपने मॉक में आ जाएंगे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वहां पे जाके अच्छे आने चाहिए। यहाँ पे कौन जज कर रहा है तुम्हें? यहाँ पे तुम खुद हो जज करने वाले, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, खुद को जज करो और देखो यार क्या कमी रह गई, और फिर उसके बाद अपने को फाइनल में फोड़ना है। तो उस तरीके से फिर अपना वो प्लान रहता था। मॉक टेस्ट देते थे बिल्कुल ऐसे एकदम कि एग्जाम हो रहा भाई। 3 दिए आपने बेसिकली, 3 सीरीज दिए, हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट दिए। और मतलब ऐसा, तब तो मेरे पास छोटा फ़ोन होता था ना, वो कीपैड वाला, तो उसके साथ ही मतलब अपन ने ज़्यादा फ़ोन वोन में था ही नहीं, है ना, तो आराम से 3 मॉक टेस्ट सीरीज दिए, पैटर्न बना के हाँ पहले इतने दिन में, फिर इतने दिन में करके 3 मॉक टेस्ट सीरीज अपन ने दिए। उसके बाद फिर लास्ट डे रिवीजन किया और फिर एग्जाम दिया, तो रिजल्ट अच्छे रहे। मतलब अगर आप एक स्टार्टिंग से एक पैटर्न से चलो ना कि मुझे 3 मॉक देने हैं और इस तरह से देने हैं कि वो फाइनली है। भाई सब 3 चीज़ें मतलब इसमें ना, एक तो आपको कंटेंट फाइनल करना है कि आप कंटेंट क्या पढ़ोगे। अब क्या होता है, पहले स्टार्ट कर दिया आपने, फिर लगा अरे नहीं यार ये तो अच्छा नहीं है, अब अपन दूसरे पे आते हैं, तो वो इतना टाइम ही नहीं होता ना बॉस कि आप तो वो BCS सर्कल में फंस जाओगे। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप कंटेंट चेंज करते रहो, आपके पास एक कंटेंट पढ़ने का टाइम नहीं होता, 2 कहाँ से पढ़ोगे? तो एक कंटेंट फाइनल करना बहुत जरूरी है। ये बहुत होता है कि बच्चे ना लास्ट, मैंने खुद लास्ट मोमेंट तक बुक्स ही चेंज करी है कि यार उस टीचर की अच्छी लग रही है, अब उसकी मंगा ली, अब उसकी लग। वही बात है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना कि एक बुक थी जो मतलब लॉ की ना, मनीष करके एक टीचर थे, हाँ है बहुत फेमस टीचर। हाँ, तो उन्होंने बहुत चार्ट बुक बनाई हुई थी ना, बहुत सिंप्लीफाई करके और अच्छे से लॉ का, इंटरमीडिएट में, तो बहुत सारे बच्चे वो यूज़ करते थे। अब मैं स्टडी मैट से पढ़ता था, अब मेरे को कॉन्फिडेंस था कि यार अपन स्टडी मैट से हो जाएंगे, अपन को स्टडी मैट जम रहा है। स्टडी मैंने कहा पढ़ा कैसे, मैंने कहा भेड़ चाल में क्यों जाना है? हाँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को इससे करना है, तो इससे करो ना। फिर आप पहले डिसाइड कर लो, हो सकता है आपको कोई इजी वाले नोट्स चाहिए वो यूज़ कर लो। आपने क्लास कर ली कोई बात नहीं, क्लास के बाद भी एक बार डिसीजन ले लो कि जब रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ ना, उससे पहले मैं अपना कंटेंट फाइनल कर लूँ, और वो भी 2 कैटेगरी में। मेरे को क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, कंसेप्ट कहाँ से करना है, तो ये 2 कैटेगरी आपने फाइनल कर लो कि हाँ मेरे को ये कंटेंट पढ़ना है, और उसके बाद फिर अपने रिवीजन पर लग जाओ। तो अपन ने वही 3 रिवीजन जो है किए हर सब्जेक्ट के, और वही किया। ऑडिट का क्या सीन रहता था? ऑडिट कहाँ से पढ़ी आपने? ऑडिट भी मैंने जो पढ़ी है ना, बुक से पढ़ी है, SM से स्टडी मैथ से। ठीक है, मतलब इंटर की बता रहा हूँ मैं आपको, अभी फाइनल का नहीं बताया मैंने। इंटरमीडिएट में SM से पढ़ी है, तो मतलब अब BSI में पढ़ता था, वो टीचर थे ना हमारा, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, है ना, टीचर थे तो JK सर, है ना, वो क्या करते थे कि मतलब ऐसे कटवा देते थे कि भाई ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। अब मेरा होता था दिमाग खराब, क्योंकि अपन तो एक टारगेट लेके आए थे कि मेरा होता था कि भाई यार नहीं पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल मतलब सारे कटवा दिया, तो पढ़ूँ क्या मैं, है ना। तो फिर मैं मेरे हिसाब से फिर मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता था कि भाई हाँ ये वाला चैप्टर तो चलो मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कि हाँ ज़्यादा 5 मार्क्स आएगा, मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया। बट जो चैप्टर नहीं छोड़ा उसको मैं फिर ढंग से पढ़ता था मेरे तरीके से। उन्होंने पढ़ा दिया, उसको भी रिवाइज कर लिया, उनकी बात सर माथे, पर अल्टीमेटली डिसीजन मेरा खुद का है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम मेरे को देने, मार्क्स मेरे को लाने, मेरे को मेरा टीचर तो ज़्यादा कटवा देते हैं ना, तो डर लगता है। बिल्कुल भाई, आज मैं भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो बच्चे को होना चाहिए कंफर्ट मेरे पे। अगर उसको कंफर्ट नहीं है तो वो कैसे करेगा, मतलब वो एग्जाम में कैसे कंफर्ट होगा? उसको मेरे पे कंफर्ट होता है तभी वो बच्चा मेरे पे विश्वास करेगा। मेरे को अगर मान लो कंफर्ट नहीं है तो विश्वास नहीं करूँगा, तो वाली चीज़ है। तो मैंने फिर अपना उनका भी पढ़ा, उन्होंने जो पढ़ाया वो तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ में जो लगा कि यार ये वाले पॉइंट्स भी हैं जो मेरे को लगता है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, वो अपना खुद का जजमेंट है। तो मैंने बुक देखी, मैंने कहा चलो भाई ये भी पढ़ लेते हैं, तो वैसा नहीं करा अपन।
और ऑडिट में आई गेस मार्क्स थे मेरे 60 या 65 के अराउंड थे इंटर में, तो वो ठीक थे मार्क्स, मतलब मेरे को लगा बहुत अच्छे माने जाते हैं ऐसे मत बोलो, ठीक थे। तो ये रहा यार। कूल। तो आपने सिटी बैंक के बाद ड्रॉप किया ना फॉर टीचिंग? हाँ, तो एक्चुअली मैंने सिटी बैंक ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद यार मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा था फ्रैंकली, है ना। हाँ। मेरे को पता नहीं यार, कॉर्पोरेट्स में मज़ा ही नहीं आ रहा था ना, कि मतलब मैं कर रहा हूँ, फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार आफ्टर 10-15 ईयर्स क्या मतलब, मैं देखता था वहाँ पे जो है ना मैनेजर्स होते थे या जो भी होते थे, उनको वहाँ पे जानते हैं लोग, है ना, उनको वहाँ पे जानते हैं, बट उससे बाहर क्या उन्होंने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। मुझे उनका लगता नहीं था कि मतलब स्पेशली फॉर सिटी बैंक में जो क्रेडिट एनालिसिस था, मैं क्रेडिट एनालिस्ट में था ना, तो मुझे लगता नहीं था कि यार क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे को पर्सनली मज़ा नहीं आ रहा था, है ना। बहुत से लोगों को आ रहा था क्योंकि वो इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, अपना उधर इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो अपने को मज़ा नहीं आ रहा था। तो अपन ने बोला भाई नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली मैं ये डिसाइड तो कर चुका था कि सिटी बैंक तो छोड़ेंगे अपन। तो दूसरा मैंने एक और अच्छी जगह से मेरे को ऑफर्स आ रहे थे, प्राइवेट इक्विटी वीसी वगैरह के भी उधर से मेरे को आ रहा था, मैंने नहीं दिया। मैंने नहीं दिया, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। और मेरा बीसीजी में भी जो है क्या था कि मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया था सीवी, और मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार मेरा इंटरेस्ट एरिया ही नहीं है ना, क्यों मैं माथापच्ची करूँ, कॉर्पोरेट मेरे लिए है ही नहीं बेसिकली, वही नहीं। तो फिर मैंने टीचिंग क्या हुआ ना, टीचिंग का भी एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब मैं फाइनल की तैयारी, फाइनल के एग्ज़ाम हो गए थे, तो उसके बाद क्या था कि अब रिजल्ट आना था, 2-3 महीने बचे थे, घर पे बैठे थे, करें क्या। तो घर पे बैठे मैं क्या कर रहा था कि जो ये इकोनॉमिक लॉ आया था, मैंने बताया आपको लॉ में मेरे को इंटरेस्ट था, तो इकोनॉमिक लॉ की मैंने एसएम उठाई, और उसमें से मैं ऐसे 2-4 वीडियो बनाए मैंने, ऐसे ही सामने वो लैपटॉप रख के, उसमें जूम मीटिंग वगैरह में, कि भाई इसमें ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, समझा के इस तरीके से ऐसा नहीं रख के ना सामने, और उसको समझाने की कोशिश करी है ना मैंने, क्योंकि अपन ज़्यादा रिसोर्स वगैरह लगाए नहीं, अपन तो टाइम पास भी कर रहे थे एक तरीके से, तो वो किया अपन ने। तो वो मैंने 2-4 वीडियो यूट्यूब पे डाली भी थी तब मैंने चैनल पे, तो रिस्पॉन्स भी अच्छा था यार। मतलब मेरे को, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 1000-2000 बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ, वीडियो से हाँ, और मेरा जो ये कुछ यूट्यूब पे रहता है ना, कुछ आर्ट्स का बेसिस का, तो वो हाँ 3000 वो क्राइटेरिया भी पहुंच गया था, मतलब 1 साल होने से पहले पहुंच गया था, 4000 घंटों से पहले हो गया था। तो मैंने कहा यार रिस्पॉन्स तो अच्छा, बट फिर अपन कॉर्पोरेट में आ गए, तो क्योंकि क्या है ना कि हर चीज़ आपको सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देख सकते आप, आपको आपकी सिचुएशंस भी देखनी होती है ना, आपको आपके ऑब्लिगेशंस भी देखनी होती है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो सब चीज़ें देख के, है ना, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब देख के अपन एक बार तो कॉर्पोरेट ज्वाइन करने का किया कि भाई अपन एक बार उसमें सेटल हो जाए। फिर अपन सिटी बैंक में थे, तब अपने को लग गया कि हाँ अब अपन थोड़ा इंडिपेंडेंट वाला काम हो गया, अपन ने जो है सब हो गया, थोड़ा सेव अब अपन मतलब सेव वेब भी नहीं किया, तो एटलीस्ट देना नहीं है मुझे ना, अपन उतने इक्विवेलेंट पे हैं, तो अब अपन रिस्क ले सकते हैं। वाई ओनली इनडायरेक्ट टैक्स? और भी 6 सब्जेक्ट से आपको क्यों लगा कि आपका आईडीटी बनाना चाहिए? यार देखो, मैं अगर फ्रैंकली बताऊं तो मेरे को क्या है, लॉ में इंटरेस्ट है, ठीक है, कि अपने को ना मतलब थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, उसको सिंपल बनाने में मजा आता है ना, कि अपन अब लॉ की लैंग्वेज है जो हर बच्चे को समझ में नहीं आती। अब मेरा क्या था, मैं आपको बताता हूँ, मैं इंटरमीडिएट में भी जब लॉ पढ़ता था, ठीक है, या आईडीटी पढ़ता है तो कुछ पढ़ता था, और फाइनल में भी जब मैंने पढ़ी है, तो मैं क्या, मेरे को वो लैंग्वेज चाहिए होती थी लॉ वाली, मेरे को वही से मजा आता था। मैंने जो लॉ पढ़ा है वो पूरा स्टडी मैट से पढ़ा है ना। हाँ, मैंने स्टडी मैट देखा फाइनल में भी और इंटर में भी पूरा मैंने स्टडी मैट पढ़ा है ना, और ऑडिट भी सेगमेंट। तो मेरे को क्या है कि वो टफ लैंग्वेज पढ़ के और फिर उसको सिंप्लीफाई करने में तो मजा आता है, हाँ समझ में आनी चाहिए ना, तब पता लगता है कि यार वास्तव में मतलब हमने पढ़ लिया ना वो चीज़, मेरे को ऐसा फील होता था, तो मैंने वो किया। तो वैसे ही लॉ चाहिए था अपने को, तो डीटी था, हमने आईडीटी था, लॉ था, तो फिर आईडीटी की तरफ निकल गया। और आईडीटी क्या है कि यार ग्रोइंग फील्ड है ना, आप देखोगे कभी भी अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो ऑलवेज यू नो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ऑलवेज ग्रो करते हैं। तो वो भी एक था कि चलो यार अच्छा है, कुछ नया नया करेंगे, हर रोज़ नया होता है इसमें, तो भैया जीएसटी भी नया है पूरा, तो कुछ ना कुछ नया होगा, तो हर कुछ नया सीखेंगे, उस चक्कर में आईडीटी यूज करेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो फिर अतुल भाई का उस टाइम फ़ोन आया कोइंसिडेंटली, है ना। अतुल भाई पहले ही बोल चुके थे मेरे को 2 बार कि भाई टीचिंग करने का प्लान है तो भाई सब्जेक्ट उठा लेना। तब मेरे को लगता था कि यार अतुल भाई मजे ले रहे हैं, मतलब ऐसी बात हो रही है तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना अतुल भाई। तो फिर उस दिन बोला उन्होंने कि चलो यार मतलब आप बता दो फाइनल कि कर लें, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने 1-2 चैप्टर्स के नोट्स वगैरह बनाए, वही जैसे जूम में प्रैक्टिस करा मैंने, है ना, 1-2 चैप्टर्स का। तो फिर मैं मिल के गया और सब देखा कि कैमरा वैमरा के सामने मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ, कैसे हो रहा हूँ ना। एक और बात बताओ सर, डैट जब अतुल सर का एक इंटरव्यू आया था VSI का, जब वो AIR बनाया था कि उन्होंने बोला था 12 से इजी है, बहुत क्रिटिसिज्म मिला था बच्चों से, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आई थिंक पता नहीं 9-10 लाख व्यूज़ है उस वाली वीडियो पे। बट उनका क्या माइंडसेट था उस टाइम उस बोलने से पहले, और आज वो जिस लेवल पर है अजय सर, अतुल सर, उन्होंने एक्चुअली उसे प्रूव करके दिखाया अपने नोट्स, अपनी मेहनत से। आप तो उनके साथ काम करते हो एज अ टीचर, एज अ को फैकल्टी, आपको एज अ पर्सन वो क्या कैसे काम करते हैं, और उस इंटरव्यू का क्या माइंडसेट एंड ऑल था?
देखो यार मतलब दो चीज़ें हैं। पहली बात तो उस टाइम माइंडसेट क्या था, क्योंकि उस टाइम देखो उन्होंने ये बोला कि 10th और 12th से इजी है ना, ये पकड़ ली लाइन लोगों ने, हाँ। है ना, लोगों ने उसके आगे का नहीं देखा ना पीछे का देखा, ना आगे का ना पीछे का। तो इसे बोलते हैं नैरेटिव, है ना। आप किसी एक लाइन को पकड़ के और किसी को आप ट्रोल करना चाहते हो तो आपने पकड़ के उसको कर दिया ट्रोल, है ना। आपने अपना प्लेजर ले लिया, है ना। बट पॉइंट इज उस बंदे ने बोला क्या, उस बंदे ने बोला कि भाई 10th और 12th से इजी है अगर आप सही स्ट्रेटेजी से जाओगे, है ना। अगर आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, किसी भी तरीके से रैंडमली पढ़ते रहोगे, है ना, तब वो डिफिकल्ट है। पर अगर आप सही स्ट्रेटजी से जाओगे तो 10th और 12th से इजी, ये बोला। पर वो लास्ट वाली लाइन तो किसी ने सुनी नहीं, और या सुनी भी तो सुननी चाहिए नहीं, ठीक है, तो ट्रोल कर दिया। अब उन्होंने प्रूव कर दिया ये चीज़, उन्होंने अपने नोट्स दिए, है ना, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे नोट्स बनते हैं तो ऐसे चीज़ें ईजी होती हैं, है ना। उन्होंने एक पैटर्न बताया कि कैसे रिवाइज करना है, तो बोले ऐसे चीज़ें ईजी होती हैं, तो ये चीज़ें बता दी। तो अब सामने आ रहा है ना कि भाई ईजी क्यों है, है ना। तो उन्होंने बता दी, प्रूफ करके वो प्रूफ बता दिया उन्होंने, है ना। तो ये चीज़ है, तो अगर आप सही स्ट्रेटजी से जा रहे हो तो फिर कोई चीज़ मतलब डिफिकल्ट है ही नहीं ना। और उसके बाद जो एज अ पर्सन अगर मैं बोलूँगा ना, तो अतुल और अजय दोनों बहुत मेहनती है ना। मैं तो बोलूँगा कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना, तो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, मतलब अनकम्पेरेबल है यार। देखो जब कोई चीज़ बनती है ना, कोई चीज़ बिल्ड होती है, आप जहाँ से निकलते हो और उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ बिल्ड कर लेते हो, तो लोगों को दिखता है कि यार 2-3 साल में सब खड़ा कर दिया। उसकी मेहनत नहीं दिखती ना, उसने 2-3 साल में क्या मेहनत करी है, वो ट्रोल झेला है, उस ट्रोल को झेल के उसके बाद उसको इतना पॉजिटिवली कन्वर्ट करना, है ना। और अपने ऐसा नहीं कि कुछ भी PR वगैरह करके, काम करके पॉजिटिवली कन्वर्ट करना, बहुत काम किया उन्होंने, पॉजिटिव कन्वर्ट करना। तो आप फिर समझ सकते हो ना कि उस चीज़ को आपने कितना मेहनत किया होगा, और वो आज भी वो कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, मतलब आपको अगर सही में मतलब लग सकता है कि हाँ बहुत इजी है, 2-3 साल में सब कुछ बिल्ड हो गया, नहीं, मेहनत है, बहुत टाइम लगता है और मेहनत लगती है। ये बात तो है, ये बात उनके नोट्स भी बोलते हैं। मैंने अभी आई बिलीव अजय सर के FM के नोट्स देखे, एंड ट्रस्ट मी वो वन ऑफ द फाइनेस्ट थे, कि मतलब कितनी मेहनत से उन्होंने बनाया होंगे यार। तो मैं बताता हूँ ना, देखो मैंने कोस्टिंग की क्लास करी थी एक जगह से, है ना, CA फाइनल में, नाम नहीं लूँगा, है ना, मुंबई के फैकल्टी थे। मैंने ऑफलाइन जाके कोचिंग दिया, वो चार्ज करते थे 27,000 रुपीज़ फॉर सिंगल सब्जेक्ट, और कोस्टिंग समझो आप, है ना, 27,000, और हम रैंक करते तो हमको थोड़ा डिस्काउंट मिल गया 20-25%, तो हमें 22,000 देने पड़े। बट 22,000 दैट फॉर कोस्टिंग, ठीक है। और चलो 22,000 दे दिया, अब क्या, क्लास करी, है ना, क्वेश्चन करवा दिए, हो गया, चलो कोस्टिंग है तो लॉजिकली हम कर लेंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उनका क्या वैल्यू एडिशन था, नथिंग, ठीक है। अब मैं एग्जाम के टाइम अगर मेरे को रिवीजन करने बैठा, भाई पढ़ूँ क्या, क्वेश्चंस की बुक है, सिर्फ क्वेश्चंस की बुक कैसे करूँ मैं, कुछ कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं, भाई थ्योरी वाले भी आते, कैसे करूँ। उसके बाद फिर हमने जब रिवीजन स्टार्ट किया, तब हमने वो तो कर दिया डंप, ठीक है। अब मैंने बोला था रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कंटेंट पढ़ना है, मटेरियल। हमने कोस्टिंग का बोला कि भाई हमें अतुल के नोट्स आए हुए थे उस टाइम, हमने उठाए, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली विश्वास कर लिया, हमने देखे है ना, हम एनालाइज कर लिया, 2 दिन जाएंगे ना, पर आगे का तो सुखी हो जाओगे ना। आपने भी उन्हीं के नोट से पढ़ा है क्या? कोस्टिंग का उनके नोट से पढ़ा है। तो उस टाइम ज़्यादा तो आए नहीं थे क्लास वगैरह ना, तब तक तो वो स्टार्टिंग इनिशियल फेज था। तो कोस्टिंग के नोट्स पढ़े हैं ना हमने, तो यार लगा कि हाँ यार मतलब ये पढ़ सकते हैं, ये याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बैंक तो क्वेश्चन करने ही थे, वो सब तो कर ही लेते थे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो खुद से भी कर सकते हो। बट जो वो थे तो वो काम में आए, तो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई ये पढ़ना है, ठीक है। FR में उस टाइम क्या था कि FR में मैंने किसी सर्टेन टीचर से ली थी, 25,000 पे किए थे, उन्होंने इतना जंबल कर दिया, मतलब कि इतना पढ़ाई नहीं जाए भाई, कहाँ से पढ़ेंगे, 400 घंटे की मैंने भी लिया। तो फिर मैंने अजय भाई से बात करी, तब रिलीज़ नहीं किए थे नोट्स FR। हाँ, तो FR के पास तो हम उनकी कॉपी लेके गए, जो ये खुद बनाई हुई थी, उसको हमने क्या कहते हैं प्रिंट करवाया, ठीक है, और इनको इनकी कॉपी वापस देकर हम प्रिंट लेके आए, तो उससे पढ़े हमने। तो डेफिनेटली यार मतलब बहुत हेल्प हुआ है उन नोट से, और हैं भी काम के नोट्स हैं, वो तो है, मेरे हिसाब से तो बहुत काम के नोट्स हैं यार। नहीं, अब तो हर एस्पिरेंट को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, बिकॉज मैं लाइब्रेरी में पढ़ा हूँ पूरे CA फाइनल के टाइम। तो IBS का जो एग्जाम होता है ना, आपको सिर्फ वो दिख जाएगा AIR1 की किताबें जाके सर। नहीं अभी मेरे को भी एक स्टूडेंट है मुंबई से, वो मुंबई से लाइब्रेरी में पढ़ने आता है, तो उन्होंने बोला सर मई 23 में मैं अकेले पढ़ रही थी आपके नोट्स, ठीक है, और अभी मैं मतलब देखूं अगर मैं मतलब फर्स्ट ग्रुप अभी दे रही हूँ, तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट जो 90% है उनके पास आपके नोट्स हैं। तो दैट गिव्स यू मतलब है ना कि मोटिवेशन किया है बच्चे। चलो अब आपके नोट्स पर आते हैं, इन नोट्स का क्या राज है, बिकॉज आई हैव टेकन अजय सर से भी मैं पढ़ा, अतुल सर से पढ़ा, और आपके मैराथन एंड ऑल देखे, सबका जो नोट्स का वो जो लेवल है ना, वो एक तरह से एक सेम है कि मतलब एक चैप्टर का जो बिल्कुल कोर है वो आप लोगों ने दिया है कि 50 पेजों का चैप्टर 10 पेजों में दिया हुआ है। तो क्या कोई गाइडलाइन सेट करके कि ऐसे नोट बनाने? यार
एक गाइडलाइन है हमारे दिमाग में ना कि आप टीचर का काम ना बच्चे के लिए चीज़ें डिफिकल्ट करना नहीं होता है ना, बच्चे के लिए चीज़ें आसान करना होता है। ये बेसिक क्राइटेरिया लेके चलते हैं, है ना। अगर मेरे को वही किताब वाली ही जो मतलब बुक में लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज लिखी हुई है, लॉ में जो लैंग्वेज लिखी हुई है, अगर मेरे को उसी को उठा के ठीक है उसमें चिपकाना है मेरी बुक में, तो मेरी बुक बनाने का मतलब नहीं है ना फिर, है ना। तो अगर मेरे को कॉन्सेप्ट बनाना है, सामने वाले को समझाना है कि भैया बुक पढ़े ना, उससे उसको समझ आ जाए सब्जेक्ट, मतलब उसको पहले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, बुक पढ़े और साथ में रिवीजन वीडियो देखे तो उसको सब्जेक्ट समझ में आ जाए। इस तरीके की बुक बनाना हमारा टारगेट रहता है। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अब उसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे करना है वो तो फिर जजमेंट है भाई, मतलब जो टीचर है उसकी आर्ट है, या फिर जो भी अपन करते हैं तो मेहनत है कि मतलब अपन पढ़ते हैं, 2-4 जगह से कंटेंट पढ़ते हैं, क्या एग्जांपल बनाए जा सकते हैं जो बच्चे को समझ आएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये समझना पड़ता है कि बच्चे की मैच्योरिटी लेवल क्या है। आज मैं फाइनल के लिए बुक बना रहा हूँ, ठीक है, तो इंटरमीडिएट से निकले हुए बच्चे, तो उनकी मैच्योरिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको बुक बनानी पड़ेगी, तभी तो उन्हें समझ आएगी। आज मैं इंटरमीडिएट वालों को अगर वो एग्जाम्पल दे दूँ जो फाइनल वालों को दे रहा हूँ, तो उनको तो नहीं समझ में आएंगे। तो उस अकॉर्डिंग आपका टारगेट ऑडियंस क्या है उसको रीड करना पड़ता है। एक दिमाग में है ही मार्केट, अपने को पता है कि दिमाग में सेट है कि अपने को भैया सिंप्लीफाई करना है ना चीज़ें, तो सिंप्लीफाई करते हैं। वही है पूरा, मतलब अजय भाई को ले लो, अतुल भाई को ले लो, ठीक है, या मैंने नोट्स बनाए, हमने एक ही चीज़ करी है, ठीक है, कि भाई चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है ना। अगर चैप्टर है उसको कैसे समझ आ सकता है, जैसे अगर चैप्टर में कोई चीज़ें एक इधर पढ़ी है, एक इधर पढ़ी है, एक इधर पढ़ी है, बहुत कहानी समझ नहीं आ रही, ऐसे में बहुत फैला फाली है। हाँ। अब हमें क्या करना है, अगर आप किसी बच्चे को एक कहानी समझा दो, है ना, कि यार ये सीक्वेंस चल रहा है, ये कहानी चल रही है, तो फिर बच्चे के दिमाग में सेट हो जाती है। अगर मैं उसको बता दूं इसका लॉजिक क्या था, ये कहानी चल रही है, पहले योगा पहले फिर योगा, तो उसकी कहानी सेट हो जाएगी, और कहानी सेट होगी तो फिर उसको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो वो पैटर्न रहता है हमारे नोट्स का। और ज़्यादा हम ये कोशिश नहीं करते कि यार ऐसी लैंग्वेज डाल दो कि जो बच्चों को समझ नहीं आए, मतलब सिर्फ नोट्स को स्टाइलिश बनाने के लिए, नोट्स को ऐसा मतलब एकदम जबरदस्त बनाने के लिए वो नहीं करना अपने को। मैंने इंडायरेक्ट टैक्स की क्लास ली थी, उसमें ना मेरे पास एक रेगुलर मटेरियल था, एक समराइज मटेरियल था, फिर उसके चार्ट्स थे, फिर बोल चार्ट्स थे। भाई इतना हमारे से इतनी मेहनत नहीं हो भाई पढ़ना किससे ये तो बताओ। हमसे इतनी मेहनत नहीं हो भाई, हमने एक बुक बनाई है, ठीक है, वो बुक भी कंप्लीट है। मतलब अभी तो क्या था, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड बैच लिया था ना, तब मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, मैं स्क्रीन पे लिख के हैंड रिटन करके वो बच्चों को दे रहा था। अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट से जो नया बैच आ रहा है उसमें अपन ने टाइप करके नोट्स बना दिए, और मतलब उसमें अपन ने और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी है कि मान लो एग्जांपल्स ज़्यादा दे पाऊँ मैं, है ना, या फिर चीज़ों को जो उनमें से भी अगर लास्ट डे अगर 2-3 घंटे पढ़ना हो बच्चे को, लास्ट डे मतलब देख के जाना ऊपर से जल्दी, तो उसको कैसे रेड कर दूँ, मतलब सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी पड़ जाए, है ना, मतलब इंप्रूव करने का कोशिश किया, और भी उसको अच्छे से और नॉलेज करने की कोशिश किया ताकि बच्चे को ईजी हो जाए। तो अगले अटेम्प्ट से वो है ना, अभी तक मैं हैंड रिटन नोट्स दे रहा था, तो ये हमारा जो है नोट्स का जो सीन रहा है वो इस तरीके से रहा है। अरे मैराथन का क्या सीन रहता है, आप लोग जब एग्जाम्स होते हैं 9-10 घंटे की, क्या माहौल रहता है उधर आप लोग? यार क्या होता है कि अभी जैसे मैं बताता हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं मैराथन ले रहा था ना मई के लिए, तो मेरे को कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया, सर आप तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप तो लोगों को मैराथन दिखा रहे हो सर, तो मैराथन से कोई पास हुआ है क्या, ठीक है। अब मेरे को भाई ऐसे मैसेज आए तो मेरे को लगा यार ये तो यार क्या ही हो गया, है ना, कि मेरे को तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने अतुल भाई से बात करी, अतुल भाई बोले यार मतलब 2 बंदों ने बोल दिया कि मतलब ऐसा, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसके लिए वेट कर रहे हैं, मैराथन के बच्चे वेट कर रहे हैं। अब इन 2 लोगों की वजह से हम बाकियों का थोड़ा नुकसान करेंगे, अपन कर देते, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको अगर उससे फायदा हो। सिंपल सी बात है, कुछ बच्चों को खुद से पढ़ के होता है, ठीक है, अब भाई मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ, मेरे को पढ़ने से मेरे को याद होता है, तो वो उसके लिए बेस्ट है। जिस बच्चे को मैराथन देख के समझ में आता है, सुन के जिसको ज़्यादा याद होता है वो उसका कंसर्न है, तो वो मैराथन देख लेगा। तो अपने को तो अपना काम करना है ना। अभी सामने वाले को अगर अच्छा लग रहा है तो भाई तू देख, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो खुद से पढ़ ले, वो दिक्कत तो हमने मतलब ऐसा पकड़ के थोड़ी बिठा रहे मैराथन में ना, तो ऐसा करके तो हमने मैराथन जो लेते हैं ना यार, वो क्या हम मतलब एग्जाम से एक दिन पहले जो एग्जाम होता है, दूसरा एग्जाम होता है, आप जो आईडीटी के लेते वो उनका स्टूडियो वहाँ जाके लेते हैं? हाँ वहीं पे तीनों साथ में? बिल्कुल नहीं, वो जैसे आईडीटी अपना अलग, मतलब जैसे आईडीटी है तो सबसे पहले डीटी का एग्जाम है, तो डीटी का एग्जाम होने के बाद शाम को बच्चा आके क्या करेगा, पढ़ाई चालू करेगा, तो तब अपन स्टार्ट कर देते हैं मैराथन 7 या 8 बजे, है ना, और फिर सुबह 4-5 बजे तक जाता है वो, तो लगातार अपन लाइव होते हैं। और बट हाँ यार मतलब ऐसा नहीं है, मतलब वो ना एक अलग ही एनर्जी होती है उस टाइम। क्या है, बच्चे आपके साथ लाइव होते हैं ना, 1000 बच्चे लाइव हैं, 1500 बच्चे लाइव हैं, कमेंट्स देखते हो उस टाइम? बिल्कुल भाई, सर बता दो कल के पेपर में क्या आएगा, ये कर दो ये कर दो। यार वो तो नहीं पता होता, बट जो डाउट्स पूछते हैं तो अपन कमेंट्स पे ध्यान रखना पड़ता है। क्या कि बच्चे फिर मजे भी लेते रहते हैं थोड़े, ठीक है हाँ चलता रहता है, माहौल सही रहता है, क्योंकि 10-12 घंटे का मैराथन लेना है ना, तो फिर वो मैराथन लेते हैं अपन 10-12 घंटे का। बट उस टाइम ये है कि यार बच्चे जब साथ में लाइव होते हैं ना, तो टाइम का पता ही नहीं लगता भाई। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन लिया था मई 23 वाला, है ना, तो
मेरा गला भी नहीं बैठा यार, मतलब मेरे को लगा कि गला बैठ जाएगा, बट नहीं, मतलब वो इतना सही माहौल रहता है ना उसमें कि बच्चे लाइव हैं। अपने फर्स्ट मैराथन में 1000-1200 बच्चे लाइव थे, तो यार मतलब अलग कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा यार चलो यार ये तो अच्छा है, तो ना बच्चे लाइव होते हैं, वो पढ़ते भी हैं, उनको इम्पैक्ट भी होता है। उसके बाद चलो तब तो अपन ने मैराथन दे दिया, उसके बाद जब एग्जाम दे के आए बच्चे, तब उनके मैसेज आए कि सर मज़ा आ गया। फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद आया, तो उससे लगता है कि हाँ आपने कुछ तो इम्पैक्ट किया है। ऐसा नहीं कि मैराथन कुछ भी अपन ने कर दिया और फिर मतलब ऐसा हो गया, उससे कुछ तो इम्पैक्ट होता है बच्चे को। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लास्ट डे वो हो जाते हैं कि यार एक ही दिन है कैसे करें। तो उसमें क्या होता है यार, ये हेल्पफुल होता है उनको। ये लगता है कि यार जब यहाँ पे 10 घंटे में हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। अगर वो खुद से करेगा तो खुद से कर ले, वरना मैराथन देख ले और उसके बाद पूरा दिन पड़ा है, बच्चे पे डिपेंड करता है। उसके बाद पूरा दिन पड़ा है, मैराथन देख लिया, कंसेप्ट हो गए सारे, उसके बाद पूरा दिन पड़ा है, क्वेश्चन करो। कुछ क्वेश्चन तो हम करवा भी देते हैं मैराथन में, जो कर लो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो टाइम जो है ना मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा है ना कि मैं लाइव हूँ, बच्चे साथ में हैं, तो बच्चे को भी रहता है कि यार सर भी लाइव है तो चलो पढ़ रहे हैं अपन, है ना, उस तरीके से बाकी बच्चे लाइव होते हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है तो उस तरीके से। पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यार ये वाला मैराथन वाला भी, क्योंकि लाइव जाते तो मजा आता है। तो साल में 2 बार लाइव जाते हैं बेसिकली? साल में 2 बार, हाँ, मई और नवंबर मैराथन्स के लिए। अब देखते हैं, ऐसे इंटरमीडिएट में 3 बार कर दिया है तो क्या पता अगली बार से फाइनल में भी 3 बार जाना पड़े। सर ये जो ABC एनालिसिस होता है बेसिकली आप तीनों ही फैकल्टीज़ ने कर रखा है, A कैटेगरी B कैटेगरी, तो इसमें ना कई बार बच्चों से क्रिटिसिज्म भी आता है आप लोगों को कि आप तो हमें सिर्फ A बता रहे हो, B छुड़वा दिया, C छुड़वा दिया। आप लोगों का क्या माइंडसेट होता है ABC के पीछे बनाने का, और बच्चे गलत क्यों ले जाते हैं इसको? अच्छा चलो, ये ABC की बात आई है, तो हमने तो ABC कैटेगरी बना दिया। अब ICI की नई बुक्स आई हैं, उसमें भी ICI ने ABC डाला है, और उसमें ICI ने बताया कि इस चैप्टर का इतना वेटेज होगा, इस चैप्टर का इतना वेटेज होगा। तो अब यार जब ICI कर सकते हो तो हम भी नहीं कर सकते, है ना। तो हमारा सिंपल सा पर्पज़ ये था, हमारा पर्पज़ ये नहीं था कि आप C कैटेगरी मत पढ़ो, B कैटेगरी मत पढ़ो। हमारा सिंपल सा पर्पज़ था कि भाई ABC हम आपको क्लासीफाई करके दे रहे हैं कि किस चैप्टर में से ज़्यादा आ सकता है, किस चैप्टर में से कम चांसेस हैं, तो आप उसको प्रायोरिटाइज उस तरीके से कर लो। अब जिस बच्चे का मान लो कैपेसिटी है, देखो हर बच्चे का कैपेसिटी अलग होता है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा 1.5 दिन में भी रिवीजन कर लेता है, कोई बच्चा 2 दिन में भी नहीं कर पाता, कोई बच्चा 1 दिन में भी कर लेता है ना। अब अगर मान लो जो बच्चा 2 दिन में कर पाता है वो पूरा सिलेबस नहीं कर पाएगा लास्ट डे रिवाइज, तो उसको एक कैटेगरी बनाना पड़ेगा ना, उसको एक प्रायोरिटी करना पड़ेगा कौन सा चैप्टर पहले पढ़ूं। जब ये चीज़ पता है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन ITC में से आता है, पता है ना, पता है, सबको पता है, तो फिर अगर वो उसको आप नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि भाई ऑफेंस पेनल्टी में से एक क्वेश्चन आता है, तो पता है ना, तो फिर आपको नहीं कर रहे हो, चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरे चैप्टर से आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हमने एक कैटेगरी में सिर्फ एक चैप्टर ही डाला है, बहुत सारे चैप्टर डाले हैं, तो वो सिर्फ प्रायोरिटाइज करने के लिए है कि आप इन चैप्टर से स्टार्ट करो। अगर कल को आपके पास टाइम कम बचता है, आप पूरा रिवीजन नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में आप क्या कर सको, ऐसे चैप्टर्स को छोड़ो जहां से चांसेस कम है या फिर बहुत कम मार्क्स के चांसेस हैं। बिकॉज अल्टीमेटली है तो 1.5 दिन ही, अल्टीमेटली है तो टाइम तो उतना ही है ना, आपको करना पूरा कंटेंट है। अगर आप कल को कुछ छोड़ना पड़ जाए, आपको कुछ मतलब छूट, आपने, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि यार आप शुरुआत से ही ये चैप्टर छोड़ दो C कैटेगरी, हम शुरुआत से छोड़ने का नहीं बोल रहे। हम ABC एनालिसिस डालते भी कब है, सितंबर एंड में, अगर नवंबर का अटेम्प्ट है, मतलब 1-2 महीने पहले। क्यों? क्योंकि आपको पहले तो पूरा पढ़ना है ना, आपके पास पहले तो टाइम है पूरा, बाद में आपके पास टाइम कम होता जाता है, तब आपके लिए क्या है, तब आप उस टाइम किस चीज़ को लास्ट प्रायोरिटी भी डाल सकते हो। आपने पहले पढ़ा हुआ एक बार, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, पर उस चैप्टर में से नंबर में भी कम में आ रहा है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको थोड़ा, अगर अपन थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे तो चल करना पड़ेगा यार। अल्टीमेटली यार 2 चीज़ें, नॉलेज लेनी है ना, तो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। फिर आप लास्ट डे एग्जाम से 1 दिन पहले तो नहीं पढ़ सकते नॉलेज के लिए, और एग्जाम से जब 1 दिन पहले पढ़ रहे हो तब हमेशा एग्जाम टैक्टिक्स से पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया एग्जाम से 1 दिन जो मैं 1.5 दिन पढ़ रहा हूँ वो मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, ये तो नहीं बोल सकते। 1.5 दिन में ले लो नॉलेज पूरा, DT पढ़ लो, वास्ट पढ़ लो, IDT पढ़ लो, नहीं हो पाएगा ना। पढ़ना है वो, उसके लिए तो हम क्लासेस लेते हैं या फिर हम अपना सेल्फ पढ़ते हैं, तो वो पूरा पढ़ते हैं, हम 2-3 महीने लगाते हैं उसमें, नॉलेज लेने के लिए लगाते हैं, है ना। पर अगर अल्टीमेटली जब टाइम है आपका, मतलब जब टेस्ट होना है, तब तो आपको अल्टीमेटली एग्जाम टैक्टिक्स पे भी आना पड़ेगा कि आपको एग्जाम भी निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम निकलेगा तभी डिग्री आएगी, है ना। नॉलेज भी चाहिए, डिग्री भी चाहिए, दोनों चीजें इक्विवेलेंट चलेंगी, साथ में चलेंगी। एंड बिकॉज जो क्वेश्चंस मार्किंग करवाते हो ना आप लोग, दैट इज रियली हेल्पफुल। आप क्वेश्चन मार्किंग का क्या लगता है कि भाई हमने तो ये क्वेश्चन बता दिया, अब ये क्या कि हम हमारा जजमेंट यूज करते हैं कि हम आपको कम से कम क्वेश्चन में मैक्सिमम कवरेज कैसे करवा दें, है ना। बहुत बार उन्होंने भी, अजय सर ने भी बहुत बार क्लियर किया बोला भाई कि भाई जजमेंट है हमारी, क्योंकि आप या तो अगर हम पे ट्रस्ट करते हो और आपके पास पूरा टाइम नहीं है क्वेश्चन करने, देखो आपके पास पूरा टाइम है क्वेश्चन करने का, आपको करने चाहिए, ठीक है। मेरे पास टाइम था, मैंने किया, मेरे पास टाइम था, मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, मैंने किया, मैंने इंपॉर्टेंट पे नहीं गया, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं है, तब आप इंपॉर्टेंट पे जाते हो, क्यों गए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था।
ठीक है। अब गए तो उसमें हम हमारी जजमेंट लगा कि या तो अपनी जजमेंट से देख लो कौन से क्वेश्चन करने हैं, आप पहले से मार्क करके रखो। वो पहले आप लोग पहले बोल भी देते हम तो पहले बोलते भाई है तो पहले तुम्हारी तुम क्या करनी करो, तुम पहले मार्किंग कर लो। जब तुम पहला रिवीजन कर रहे हो सारे क्वेश्चन, तुम मार्किंग कर लो कि मेरे को ये करने हैं वापस। अब मान लो किसी बच्चे ने वो भी नहीं किया, है ना। अब यार उस केस में तो फिर हम कोई अगर हेल्प कर रहे हैं हमारे जजमेंट के बेसिस पे, तो वो हमारा सिंपल सा पर्पस ये है कि भाई थोड़े से थोड़े टाइम में या कम से कम क्वेश्चन में, कम भी नहीं बोलते हम, मतलब आधे क्वेश्चन करवा देते हैं ना। हाँ। उसमें मैक्सिमम कवरेज हो जाए। अब मान लो एक ही कंसेप्ट 4 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मेरे को पता है कि यार ये क्वेश्चन होने पे ये 4 क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट उसमें कवर हो गए, सिर्फ बिखरे हुए हैं। तो मैंने बोला वो क्वेश्चन कर लो, हो गया ना काम। तो अगर ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया तो चारों के हो गए ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करवाते हैं और ये देख लेते हैं कि भाई मतलब किस टाइप से आपका पूरा का पूरा कवरेज अपन अच्छे से कर सकते हैं। तो वही पर्पस रहता है इसमें। कोई हम कंटेंट कम करने की कोशिश नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि भाई टाइम जो लिमिटेड है उसमें आप कैसे उसको बेस्ट दे सकते हो। तो वही पर्पस रहता है। गॉट इट। सर एक एग्जाम के बारे में मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी, आप एडवाइस करते हो, दैट इज इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस। उसमें आपका ऑल इंडिया रैंक 1 भी आया था, ठीक है। तो ये एग्जाम क्या है बेसिकली, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या करना होता है इसके बाद में, सब कुछ बताओ यार। मैं मेरे बताता हूँ ना, जैसे मैं जब हिंदुस्तान जिंक में था, वर्किंग था, तो मतलब वैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह वाला उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना, मैं नहीं दे रहा था। बट मेरे को एक दिन ICAI का मेल आया कि UPSC इज कंडक्टिंग एग्जाम फॉर CA एंड CMAs, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट और C और CMA इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी, ठीक है। उनके लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसकी 25 रुपीज़ फीस थी, ठीक है। अब UPSC कंडक्ट करवा था, नाम ही अपने आप में ये है, तो मैंने फॉर्म भर दिया, ठीक है। मुझे उसके बाद भी आइडिया नहीं था कि मैंने कौन सा फॉर्म भरा है और उसके बारे में मैंने रिसर्च वगैरह नहीं किया, मैंने फॉर्म भर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एग्जाम होना था ना, उससे 15 to 20 डेज पहले एक मैसेज आया, है ना, 15 डेज होंगे ना अराउंड। तो उनका मैसेज आया कि आपका एडमिट कार्ड है वहाँ पे, है ना, कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, UPSC का मैसेज आया। अब आया तो फिर मैंने कहा यार ये कहाँ से आ गया। फिर मैंने सोचा तो याद आया कि यार ये एग्जाम फिल किया था ना, मैंने फॉर्म फिल किया था, तब रिसर्च किया मैंने। तो फिर मैंने उसकी 10-15 दिन है वो प्रिपरेशन करी, क्योंकि उस टाइम ऑफिस भी चल रहा था, तो साथ साथ में उसकी प्रिपरेशन करी, है ना। तो फिर वो एग्ज़ाम मैंने अच्छे से, क्योंकि उस टाइम अपन CA करे ही थे अभी, है ना, तो वो चीज़ें भी अपने पास थी कि अपन ने पढ़ा हुआ है चीज़ें, है ना। 1-1.5 साल हो गया था, बट फिर भी एक होता है कि हाँ चीज़ें थी हमारे पास, याद करी हुई थी चीज़ें, वो चीज़ें काम में आई। और बाकी फिर अपन ने स्ट्रेटजी से किया। ये एग्ज़ाम बेसिकली क्या है ना, जैसे UPSC एक सिविल सर्विसेज कंडक्ट करवाता है ना, जिसमें IAS IPS IRS ये सब सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। ये अलग अलग सर्विसेज होती हैं। IAS वाले का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, IPS का काम है पुलिस का ना, IRS का काम है रेवेन्यू सर्विस का। ये सारी अलग अलग सर्विसेज होती हैं। उसी तरीके से क्या है ना कि अब गवर्नमेंट चाहती थी कि लेटरल एंट्री हो, मतलब जो बंदे पहले से काम करने कॉर्पोरेट वगैरह में या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट में करवाया जाए, ताकि गवर्नमेंट का फायदा होगा ना। अगर कोई प्रोफेशनल गवर्नमेंट में आके काम करेगा तो गवर्नमेंट का फायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने उन प्रोफेशनल्स को, तो ये रिसेंटली आया है कि नहीं, ये पहले से चल रहा है। 2014 से पहले सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे होता था, और 2014 के बाद इसका एग्जाम भी होने लग गया, है ना। एग्जाम और इंटरव्यू, UPSC का ही बोर्ड इंटरव्यू लेता है। तो अब लाना है उनको ना, तो उसके लिए इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस है ना, ये 1978 से अराउंड है सर्विस। तो ये सर्विस का पर्पस क्या था कि भाई CA CMAs जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं उनको आप सर्विस में लेके आओ, ठीक है। जो फाइनेंस के रिलेटेड जहाँ पे भी काम होगा वहाँ पे हम इनको डिप्लॉय करेंगे, ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू एडेड हो, है ना। कि अगर मान लो GST है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, उसमें अगर मान लीजिए कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का काम कर रहा है, ही इज गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ही इज गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है ना उसने UPSC किया, सब किया, एक्सपीरियंस होगा, बट अल्टीमेटली उसने GST लॉ नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है उन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग दी हो, बट जो बेस होता है ना, एक बेस क्रिएट होता है 11th 12th या ये जो अपन यहाँ पे कोर्स करता था बेस क्रिएट, तो नहीं हुआ। तो हम लोग अगर वहाँ पे हैं, करेक्ट, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस के लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसे देंगे सजेशंस कि भाई इस चीज़ को करेंगे तो इससे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है गवर्नमेंट का। मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसको पकड़ के अपन बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे रेवेन्यू आ सकता है, या फिर मान लो गवर्नमेंट कुछ गलत भी कर रही है, मान लो वो लोगों को कुछ लग रहा है कि यहाँ से पैसा आ सकता है, मतलब यहाँ पे टैक्स पेयर गलत कर रहा है, बट टैक्स पेयर गलत नहीं कर रहा, तो हम एडवाइस कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट का पैसा बचाया, मैंने बोला भाई तुमने ये गलत पॉइंट उठाया, इसका मतलब तुम्हारा लिटिगेशन का पैसा बच गया ना, गवर्नमेंट बाद में लिटिगेशन में जाती, करेक्ट, और थू होने से बच गई, है ना। तो ये चीज़ भी तो हम कर रहे हैं ना। तो इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस वाले जो बंदे हैं, सिर्फ GST में नहीं, बहुत सारे 36 अराउंड मिनिस्ट्रीज हैं जिनमें काम करते हैं, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, कंज्यूमर अफेयर्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी हो गया, क्योंकि डिफेंस वगैरह में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे CA में, मतलब इस एग्जाम के थ्रू वहाँ भी जा सकते हैं। यस, वो एलोकेट करते हैं उसके बाद। बिल्कुल, आप जब एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है।
इंटरव्यू होने के बाद आपको सर्विस में आप आते हो, सर्विस में आते हो तो वहाँ से आपका लोकेशन होता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह पर, अभी सर्विस का बेस्ट चीज़ देखो, आप समझो आप 3 साल तक आप लोग मान लो जीएसटी मिल गया, तो अब ऐसा नहीं कि आप 3 साल जीएसटी में कर लिया, अब ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ आपको जीएसटी में निभानी है। आपको 3 साल जीएसटी में हो गया, अब आप जाओगे किसी दूसरी मिनिस्ट्री में, ठीक है, फिर आप 3 साल बाद किसी और मिनिस्ट्री में, जब आपका प्रमोशन होगा फिर आप अलग मिनिस्ट्री में, और बीच में भी अगर लगेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। और इसका एक और बेस्ट चीज़ है कि मैक्सिमम जो पोस्टिंग्स है क्योंकि मिनिस्ट्रीज में है तो आपका जो है दिल्ली रह जाता है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाली जॉब नहीं चाहिए तो दिल्ली है भाई, है ना, और गवर्नमेंट जॉब है ही, और आप इम्पैक्ट भी ला सकते हो। देखो आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो आप इम्पैक्ट ला सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी है इनकी, है ना, तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑडिट का अपन देखते हैं, कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 वाला, तो उसका पूरा जो डीलिंग है वो ये इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस देखती है। तो दिस इज गुड थिंग ना कि आप इम्पैक्ट ला सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इम्पैक्ट नहीं ला सकते। करेक्ट। तो ये जो सर्विस है ये इस तरीके से जो है बने। जनरल पैकेज क्या रहता है यार आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब में पैसा नहीं होता है ना, एक कंफर्ट होता है, पैसा नहीं होता है। और दूसरी बात, अब यार कुछ बच्चे ना वास्तव में मेरे से ऐसे पूछ लेते हैं कि सर ऊपर से, अरे यार भाई तुम क्या करने जा रहे हो, तुम मत जाओ ऐसी सर्विस में, मतलब इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए, है ना, ये कोई पॉइंट नहीं होता। मतलब पर्सनली ये कुछ, मतलब आप पूछ भी कैसे लेते हो, है ना, तो समझ नहीं आता। तो जो पैसा है वो अराउंड आपका जो है 1 लाख इन हैंड आ जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, दैट इज अ गुड अमाउंट। मतलब आप कॉर्पोरेट में भी इतना ही, मतलब स्टार्टिंग में आप अभी क्या करते हो ना, बट आप देखो, मतलब आप ऐसा है कि गवर्नमेंट में ना पैसे पे आप नहीं रह सकते, ठीक है। आप बोलो कि हाँ मैं प्राइवेट से कंपेयर करके और फिर मैं गवर्नमेंट, पैसा इज नॉट कंपेरेबिलिटी, है ना। आप क्या इम्पैक्ट ला रहे हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो एक है उसमें गवर्नमेंट जॉब में। तो उस अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी अगर ये है ना कि भाई यार यहाँ से पैसा आ सकता है क्या, कोई दूसरा, अरे भाई मत जाओ फिर, तुम तुम्हारे लिए नहीं है वो चीज़। करेक्ट। और सिलेबस क्या रहता होगा इसका? सिलेबस यार CA CMA के मोस्ट ऑफ दी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ होती है जो CA CMA में नहीं है, वो भी आती है। तो सिलेबस UPSC बताता है, ठीक है। उसमें सारे सब आ गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब आ गया, इंड AS AS GST आ गया, आपके कोस्टिंग आ गई पूरी CA इंटर वाली, है ना। पासिंग परसेंटेज यार हमारे टाइम ना 4000 बच्चों ने दिया था एग्जाम, उसमें से कुछ 40 बच्चे, 40 मतलब 36 वैकेंसीज थी, 1% भी रिजल्ट नहीं हुआ है, तो बस इतना ही है। और इस बार क्या है कि अभी अपन ने वीडियो जो बनाई थी, बच्चों को पता नहीं था, है ना, मतलब जिन्होंने CA कर लिया उनको पता नहीं था, काफ़ी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। तो अपन ने उसमें चाहा कि भाई अपन बताएं, लोगों के पास एक ऑप्शन हो, लोग जाने की ट्राई करें, है ना। तो अपन ने वो बताया। उसके बाद अभी इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं, RTA से पूछा था हमने, तो 7500 या 8000 फॉर्म भरे गए, और इस बार भी वैकेंसीज 36 है। तो इस बार रिजल्ट में 0.5 जाने वाला है, भी नहीं है। बट यार मैं तो मानता हूँ कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई मेरे को तो एक ही सीट चाहिए ना, 36 का मुझे क्या करना है, वही बच्चा एक्चुअली में बताया मुझे तो एक ही सीट चाहिए, करेक्ट, बस वो एक माइंड। और इसमें भी UPSC की तरह इफ़ अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो वापस एग्जाम दो, हाँ वो फिर। और इसमें ऐसा भी नहीं कि हर साल होता है, ये कोई 3 साल में कोई वैकेंसी आती है, 2-3 साल में, और ये हर साल, मतलब हायरिंग बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड हायरिंग है। और ये तो बहुत ज़्यादा हायरिंग है, जो 35 हुआ है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा ही है, ये भी ज़्यादा ही है, हाँ बिल्कुल। और तो इसलिए इसमें हायरिंग का बहुत कम है, समझा, है ना। अभी तो मैंने UPSC हाई कोर्स वाला एग्जाम दिया था, मैंने 15 डेज में तैयारी करी थी ना, साथ में जॉब चल रही थी, 2-3 घंटे पढ़ता था रोज, है ना। बट अपने ने पहले 2 दिन किसमें दिए, स्ट्रेटजी बनाने में, है ना। अपन ने क्या कि भाई अपने को पढ़ना कैसे, अपने पास है तो 10 दिन, अब 10 दिन में कैसे पढ़ना है, तो उस हिसाब से अपन ने बनाई स्ट्रेटजी। तो अब ये चीज़ सिखा दिया ना, कहाँ से आया ये, कोर्स ने सिखाया ना, कोर्स में बार बार हमने तो स्ट्रेटजी बनाई है यार कि इस चीज़ को कैसे डील करना है। तो भाई स्ट्रेटजी बनाई, अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, बाहर में जाए जनता जो मर्जी करे, है ना। 15 दिन में ऑल इंडिया रैंक लिया है। तो यार अब होता गया। अब इंटरव्यू भी जब मैं देने गया था तब मेरा सर्विस ज्वाइन करने का कुछ प्लान नहीं था। मेरा ये था कि यार UPSC इंटरव्यू ले रहा है यार, ये बोर्ड वाला नया एक्सपीरियंस होगा, तो मैंने कहा करके आते हैं। तो फिर मैंने गया था इंटरव्यू देने, और बहुत ही फ्रेश माइंड से गया था। मैंने बिल्कुल भी मतलब प्रेशर ही नहीं था, मतलब कुछ प्रेशर होता ना कि यार मुझे इस जॉब में होना है, वो प्रेशर ही नहीं था। पैनल पे कितने लोग थे? पैनल पे यार 4 लोग थे। और आप समझो इतना एक्सपीरियंस पैनल होता है ना UPSC का। उनके जो पैनल के चेयरमैन थे, ही वॉज रिटायर्ड फ्रॉम द रॉ, ठीक है, ही वॉज 67 ईयर्स, है ना। और वो उनके पास 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना। दे बीन वर्किंग इन रॉ फॉर 25 ईयर्स, एंड दैट पर्सन हैज दैट मच एक्सपीरियंस कि वो किसी भी बंदे की माइंड को आराम से पढ़ लेगा। देखते बता देते। चेयरमैन के साथ 2 लोग और थे, है ना, वो टेक्निकल मेंबर्स थे। उन दोनों को भी 35 से 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस, एंड दे आर लाइक वर्किंग लाइक NCLT में काम करना, है ना। ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वहाँ के जो काम करने वाले होते हैं, प्रेसिडेंट्स और वो सब होते हैं, तो वो लोग होते हैं टेक्निकल मेंबर। तो यार आप समझो कि आपका जो पैनल है ना, वो आपसे
आपके उम्र भी नहीं उससे दोगुना तो क्या लेके बैठा है एक्सपीरियंस। अब मेरा 23 ईयर्स का एज है, उनका 46 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं उनको पागल बना सकता हूँ क्या? नहीं तो भाई अपन ने बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही मतलब ऐसा मान लो कि कोई प्रेशर नहीं था दिमाग में, जो उन्होंने पूछा अपन ने ऑनेस्टली आंसर दिया, क्योंकि उनको आप पागल नहीं बना सकते, ये तो आप लिख लो है ना, क्योंकि 46 ईयर्स वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको खड़े खड़े को बताया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो अपन ने बहुत ऑनेस्टली इंटरव्यू दिया। तो जो इंटरव्यू हुआ था सिर्फ टेक्निकली पूछते हैं या वो जो अपन मॉक इंटरव्यू देखते हैं टेक्निकल भी पूछते हैं, टेक्निकल भी पूछते हैं, और भी जैसे मैंने मान लो 2-3 जॉब छोड़ के अब मैं टीचिंग में आ गया, तो क्या मेरा माइंडसेट क्या था वो भी समझना चाहते हैं, तो वो भी कितना ऑनेस्टली मैं उनको आंसर करता हूँ, वो चीज़ उन्होंने समझने की कोशिश करी है ना। और बाकी जो टेक्निकल हो गया, फिर मेरे को टीचिंग में बारे में पूछने लग गई कैसे क्या, मतलब वो देखना चाहते हैं कि आपके मन के अंदर क्या है, वो चीज़ हो गई। और दूसरा टेक्निकल तो पूछेंगे ही, तो टेक्निकल भी पूछा है ना, क्योंकि मैं टीचिंग भी कर रहा था तो सब्जेक्ट से भी पूछा, ये सारी चीज़ें करी। पर अल्टीमेटली एक बात है कि मतलब आप उस पैनल को ऑनेस्टली अगर आप जवाब दोगे, आप मतलब ऑनेस्टली बिना डरे और ये चीज़ करोगे, तो आपके लिए बहुत ईजी है। और आप समझो कि मेरा इंटरव्यू में हाईएस्ट स्कोर था। इंटरव्यू का स्कोर होता है? इंटरव्यू का स्कोर था 100 मार्क्स का होता है। आपने 400 बच्चे बताया था ना कि 4000 बच्चे बैठे थे, 4000 बच्चे पास बैठे कितने हुए थे? 80 बच्चे सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, और उसमें से 36 लेने थे उनको। उसमें 36 लेने थे है ना। तो मेरा इंटरव्यू में 100 में से 69 मार्क्स थे, एंड दैट वाज द हाईएस्ट अमंग ऑल। तो वो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने कुछ ज़्यादा ज्ञान दे दिया या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान था या मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी बैठे थे है ना, लोग थे। बट द पॉइंट इज आप कितने ऑनेस्ट हो, आपको पता है कि नहीं आता सर, ठीक है। Correct. पर मेरे को लगता है कि सर ऐसा होना चाहिए, मेरा लॉजिक है। मैं पूछने वाला था कि अगर टेक्निकल में अपन को कुछ नहीं आया उस टाइम तो कैसे बोले क्या? 2 क्वेश्चन मैंने मना किए, मैंने कहा नहीं आता सर मेरे को, है ना। ये चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर नहीं की ये चीज़ को, है ना। और मान लीजिए अगर आपको नहीं आता है और आपका फिर भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए, आप मैंने ऑनेस्टली बता दिया, तो उस चीज़ तरीके से अगर आप जाओगे ना तो वो फ़ायदा देगा हमेशा। अमेजिंग। वो तो एक अलग एक्सपीरियंस है। फिर आपने रिजाइन क्यों किया अभी उस पोस्ट से? यार रिज़ाइन तो यार देखो क्या होता है ना, मैंने ज्वाइन किया ना, मैंने कहा यार देखो गवर्नमेंट सर्विस है, एक मौका मिला है, ठीक है, तो उस मौके को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लोर किया मैंने, और उससे क्या हुआ, जैसे मान लो मैं जीएसटी पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैंने जीएसटी मेरी पोस्टिंग थी, तो मैंने अपन उस चीज़ को अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिपार्टमेंट क्या करता है ये चीज़ भी अगर हमारे समझ में आ जाए तो और क्या चाहिए, तो मैं कुछ अच्छा आउटपुट दे पाऊँगा ना, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कुछ टाइम के लिए ज्वाइन किया, ठीक है, और फिर मुझे लगा कि मुझे टीचिंग पे ही फोकस करना है, ठीक है, 100% टीचिंग पे फोकस करना है। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन, बट मैंने रिज़ाइन कर दिया और फिर मैं टीचिंग पे आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली यार आप पैशन जो है ना वो आपसे वो चीज़ करवा देता है, बार बार परेशान करता रहता है कि वरना कुछ चीज़ अगर अच्छी होती है ना, कुछ चीज़ होती है तो आप छोड़ने में थोड़ा बहुत मुश्किल होती है, और उसको एक चीज़ जो है मतलब पुश करती है वो है पैशन। तो वो जो था ना पढ़ाने का। तो आपने कितने महीने काम किया वहाँ पे? वहाँ पे मैंने काम किया अराउंड 7 मंथ्स। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज नाइस, और अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलता था, अच्छा ठीक है, मनी डजंट इतना मतलब मैटर ना, तो वो चीज़ हो गया। और उसके साथ ही फिर जो नॉलेज है, अब मैं वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट्स हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर्स हो गए, इनके साथ मैं डिस्कशन में जाता, कमिश्नर मैम को रिपोर्ट करता था मैं ना, तो कमिश्नर से डिस्कशन होता था कि भाई ये चीज़ें कैसे होंगी, जॉइंट कमिश्नर से डिस्कशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अल्टीमेटली अब आप देखो ये सर्कुलर्स वगैरह आते हैं जीएसटी वगैरह में, क्या होते हैं ये जो डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है जो टैक्स पेयर से, वही तो होते हैं। तो हमने 2-4 सर्कुलर तो जो अभी आए हैं रिसेंटली, वो हम उस टाइम डिस्कस कर रहे थे भाई वहाँ पे, मतलब सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर्स के साथ, तो डिस्कस कर रहे थे। तो वही चीज़ें यहाँ पे आई, मेरे लिए इजी हो गया कि यार ये तो हम डिस्कशन ही कर रहे थे कि डॉट कनेक्ट होता है ये बात। तो ये चीज़ें हैं ना जो मतलब एक्सपीरियंस वाज वेल नाइस। ठीक है, वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर CA CMA सब एस्पिरेंट्स के लिए कि करियर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, कैसे पढ़ना चाहिए, एक जनरल एडवाइस सारे बच्चों के लिए। यार मेरा एक सिंपल सा है कि कभी भी ना लोड नहीं लेना, कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं होना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना तो इंटरमीडिएट में ओवर प्रेशर हुआ, मैंने जितनी मेहनत करनी थी, मेरा कैपेसिटी था, मैंने उतना किया। फाइनल में मेरे पास जितना कैपेसिटी था उतना किया। आप उससे 5-10% एक्स्ट्रा दे सकते हो, अच्छी बात है। पर हाँ, जो ये टाइम होता है ना, जैसे मान लो अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो उस टाइम आर्टिकलशिप भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जाम दे रहे हो उसके लिए जब रिवीजन वगैरह कर रहे हो तो उस टाइम वो टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको उस टाइम उसे यूज़ करना है उस बेटर तरीके से कि आप सबके मजे, ऐसा नहीं हो कि आपने कोई चीज़ छूट जाए आपसे, क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आएगा, तो आपसे छूटनी नहीं चाहिए, है ना। और एट द सेम टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है एग्जाम में भी। तो आप समझो कि जैसे मैंने
6 महीने रिवीजन भी करी है ना फाइनल में, तो हमारा सिंपल सा था कि बीच बीच में ब्रेक्स भी लेते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे। हॉस्टल में बता रहा हूँ, उदय हॉस्टल, इट वॉज लाइक अ सेकंड होम, है ना। ऐसे दोस्त थे, है ना, सब बैठ के बातचीत करते, तो कोई सब्जेक्ट रिलेटेड बात भी हो जाती, कुछ नॉन सब्जेक्ट रिलेटेड बात भी हो जाती। तो अपने को कई बार लगता है कि यार हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब वो वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है, वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो आपको ज्यादा पावर देता है, ज्यादा तरीके से काम, क्योंकि आपने ऑल टाइम आप पढ़ रहे हो, बीच में गैप तो चाहिए ना, जब आप उस चीज से निकल के और वापस से माइंड फ्रेश करके आप वापस से उसमें घुस सको। तो ये जो चीज है ना, ये चीज समझनी है कि हर टाइम आप 20 घंटे पढ़ के ना रैंक 1 नहीं ला सकते, ठीक है, नहीं ला सकते। आपको लगता है कि आप 4 घंटे सो के 20 घंटे पढ़ के रैंक ले आओगे, नहीं आएंगे, ठीक है। उस हर चीज की बुरी होती है ना, ये बात है। आप कितना भी अच्छा, आप मान लो कि कोई बादाम काजू अच्छे हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, पर उसको बहुत ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेंगे। पढ़ाई भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं कि आप 24 घंटे 20 घंटे पढ़ लिए तो भाई मतलब आपने कुछ तीर मार लिया। एक लिमिटेड होता है कि भाई ठीक है, आप बिल्कुल एग्जाम्स के पास हो तो आप 10-12 घंटे पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल ही 3-4 घंटे पढ़ो, 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि अपना कोर्स ऐसा है, वास्ट है, वो चीज़ें करनी है। बट ऐसा नहीं है कि आप 20 घंटे और आप नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपनी अदर एक्टिविटीज से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उसके साथ आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब जैसे हम उदय हॉस्टल में थे, बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, क्रिकेट भी खेलते थे, कभी हफ्ते में 2-3 दिन क्रिकेट खेल लिए, है ना, या फिर जिस दिन खेलने लग जाओ ना, क्या हो गया, 1-1.5 घंटा ही तो है, 1-1.5 घंटा निकलेगा, उतना फ्रेश होकर मैं उतना ज्यादा पावर से काम कर लूंगा यार। तो वो चीज़ करते थे। बिल्कुल, बेसिकली पागल नहीं होना है किसी भी चीज़ में, पागल तरीके से करो। और दूसरी चीज़, हर चीज़ को ना वैल्यू दो। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अगर पढ़ाई तो पढ़ाई होगी, सब चीज़ की वैल्यू है यार। उस टाइम आपकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम आपकी पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, आप अगर कोई आर्टिकलशिप वगैरह कुछ कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्स जो है ना, वो कोर्स सिर्फ एग्जाम्स का कोर्स नहीं है। बीच में आर्टिकलशिप 3 साल या 2.5 साल का जो रखा है ना, वो क्यों रखा है? करेक्ट, दैट गिव्स यू ओवरऑल, जो मतलब आपका पूरा डेवलपमेंट करता है ना, पूरा डेवलपमेंट। तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकलशिप के पीछे इतने पागल हो गए कि पढ़ाई नहीं करी, तो फिर वो भी चीज़ नहीं होगी। बैलेंस अप्रोच आपको हमेशा रखनी पड़ेगी, और वो हर सी स्टूडेंट जानता है कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि ये जो कोर्स है वो सब सिखा देता है यार। ये बात तो है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला, बहुत मजा आया आपके साथ शूट करके। गाइज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन सर की कैसी लगी आपको बातें एंड ऑल। थैंक यू सो मच।